हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मोहन, सीमा, सुनील, पिंकी, गुड मॉर्निंग सबको। फटाफट ये बता दीजिए कितने बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं, फटाफट बताइए, फिर हम एक बेहतरीन टॉपिक जो है शुरू करेंगे। हाँ जी, स्टूडियो घर के पास ही है। मैं समझ सकता हूँ ऐसा क्वेश्चन करने वाले बच्चे अक्सर लेट उठा करते हैं, है ना। मेरी आवाज सही आ रही है क्या आप लोगों को? क्या लिखा हुआ भाई? 10 लाख, 1 लाख। वेरी गुड मॉर्निंग। जी अच्छा, आप लोग स्टैटिक वाले तो वैसे भी सोचते होंगे कि मेरी तो क्लास होगी नहीं, है ना, मुझे ही उठने दूंगा मैं। चलिए जी, तो कर दे शुरू। देखो जी, आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे सारे के सारे टॉपिक शुरू होते हैं। आपकी हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ भी हो, सारे के सारे सब्जेक्ट उसके बिना अधूरे हैं। मतलब अगर वो ना हुआ होता तो शायद ही बाकी कुछ बनता। ठीक है, रुक गई क्लास? चल रही है? चलिए जी, तो आज का हमारा टॉपिक है, मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूं, अब देखो मैंने लिख दिया कॉस्मस। क्या ये दिखाई दे रहा है? एक बार बताना, एक बार। शायद नहीं। अब मुझे बताओ कितने लोगों को पता है कि ये क्या होता है कॉस्मस? चलती चलती स्टॉप हो जाती है। अच्छा बताइए, कॉस्मस ये आपका टॉपिक है आज का। कॉस्मस किसे कहते हैं? नहीं पता ना? वेरी गुड। यहां मैं इसका दूसरा नाम लिख रहा हूं, यूनिवर्स। इसका तो पता होगा आप लोगों को, है ना, कॉस्मस या फिर यूनिवर्स। अब क्योंकि आप लोग हरियाणा के हैं तो हिंदी में लिखना जरूरी है ना। तो एक नाम है ब्रह्मांड। ठीक है, मैंने लिखा कॉस्मस, यूनिवर्स या फिर ब्रह्मांड। इन तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, कॉस्मस, यूनिवर्स या फिर ब्रह्मांड। कितने लोगों को पता है कि ब्रह्मांड क्या होता है? पता सबको होता है, लेकिन सबकी अलग अलग डेफिनेशन होगी, सबका मीनिंग अलग अलग होगा। एक बार आप लोग अपने विचार के हिसाब से ये बताइए कि क्या होता है यूनिवर्स, मतलब आप क्या जानते हैं इसके बारे में, बताइएगा एक बार। किसी ने लिखा है गैलेक्सीज, वेरी गुड, है तो यूनिवर्स से रिलेटेड, लेकिन यूनिवर्स के डेफिनेशन पूरी नहीं हुई। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। इन सब का समय हम बाद में निकाल लेंगे, एक बार आप लोग जुड़ते ही बस इस पे ध्यान दीजिए। यूनिवर्स प्लस सराउंडिंग, जी बात तो सही है। स्टैटिक जीके के भाई 6 से 7 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे हर एग्जाम में। ठीक है, मून सन, वेरी गुड। एटमॉस्फेयर प्लस सराउंडिंग। देखो आप लोगों के मन में है ना, जो भी अभी आ रहा है, किसी के मन में कुछ आ रहा होगा, जुपिटर, सैटर्न, सब कुछ आ रहा होगा, ये बातें सही है, लेकिन एक्चुअल अगर आपको समझना है यूनिवर्स क्या है तो इन बातों से काम चलेगा नहीं। एक्चुअल में देखिए आप लोग। अच्छा एक बात और बता देता हूं मैं आप लोगों को, आज ये जो टॉपिक करवा रहा हूं ना मैं, ये टॉपिक आपके लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल है तो आप लोग इसको अधूरा नहीं छोड़ सकते ऐसे ही।
आप लोगों को अपने कॉपी पेन लेकर के बैठना होगा और नोट्स बनाने होंगे। आज से पहले भी आप लोगों ने यूनिवर्स को पढ़ा होगा, लेकिन आज इतना अच्छे से क्लियर हो गए इसके कंसेप्ट, आप लोगों को आगे पढ़ने की जरूरत होगी नहीं इसी टॉपिक को। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और एक एक बात डिट्टो जो कि मैं लिखूंगा सेम टू सेम आपको नोट्स बनाने हैं, समझना आपको सेम टू सेम है। ठीक है, देखिए जी, ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, विवेक सही बताया आपने। चलिए जी, यूनिवर्स। अब देखो, यूनिवर्स के लिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, मैंने लिखा अ ग्रुप ऑफ ऑल हेवनली बॉडीज, सभी आकाशीय पिंडों का समूह ब्रह्मांड कहलाएगा। वेरी गुड, इतनी देर में सर्च कर लिया आप लोगों ने, है ना? क्या बात है, मतलब ये सर्च करके डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दिया गूगल से उठा के। वेरी गुड, समय और अंतरिक्ष उसकी अंतर वस्तु को, बहुत अच्छे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक्चुअल में बात समझनी है। सुनिए, सभी आकाशीय पिंडों का समूह यूनिवर्स कहलाएगा। अब आकाश में आज हम देखें, आकाश में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? हम आकाश में देखते हैं बहुत सारे तारे, ग्रह, उपग्रह, गैस व अन्य पिंड, कोई भी पत्थर हो, उन सब को हम ब्रह्मांड कहेंगे। ठीक है, सभी आकाशीय पिंड यानी कि आकाश में क्या क्या होता है, तारे, ग्रह, उपग्रह, गैस, अन्य पत्थर जो भी है, उन सब को मिलाकर यूनिवर्स कहेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे। आप ये कह सकते हैं सूर्य और इसके अलावा जितने भी आकाश में पिंड है ना, उन सब को यूनिवर्स। देखो, बहुत सारे लोग इसको सोलर सिस्टम समझेंगे। सोलर सिस्टम और यूनिवर्स में बहुत फर्क है। सोलर सिस्टम बाद में आएगा, इसी का पार्ट है। यूनिवर्स क्या है? सारे के सारे जितने भी आकाशीय पिंड, आकाश में जो कुछ भी है ना, वो सब यूनिवर्स है। उस कंप्लीट को हम ब्रह्मांड बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई क्या? एक बार बताइए। सीमा जी, मैं हिस्ट्री वाला हूं, ठीक है, तो मेरा अलग ही तरीका होगा इसको पढ़ाने का। एक बार बताइए आप लोग, क्या आप लोगों को कॉस्मस, यूनिवर्स या ब्रह्मांड की डेफिनेशन क्लियर है? ग्रुप ऑफ ऑल हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडी होती है आकाशीय पिंड। ठीक है, क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई? क्या पता लग गया कि यूनिवर्स क्या है? पता लग गया ना? अब सुनो आगे। हमें यूनिवर्स के बारे में पता लग गया। यूनिवर्स से रिलेटेड एक वर्ड और लिख रहा हूं यहां पे, कॉस्मोलॉजी। पेपर में आ चुका है ये, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। अगर कोई यूनिवर्स के बारे में अध्ययन करता है, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट लेता है जिसमें उसको सिर्फ यूनिवर्स के बारे में अध्ययन करना है, वो सब्जेक्ट क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? कॉस्मोलॉजी कॉस्मस से बना है और कॉस्मस का मतलब होता है ब्रह्मांड। बहुत जगह देखा होगा आपने ये वर्ड कॉस्मस। ठीक है, क्या आप लोगों को जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो समझ में आ गया? आ गया है ना? अब सुनो जी अगली बात। आज जो ब्रह्मांड है ना, आज जो भी ब्रह्मांड है, आज का तो खैर हमें पता है कि क्या क्या है इसके अंदर, ये मैं एक एक बात बताऊंगा। लेकिन क्या प्राचीन काल से ब्रह्मांड के बारे में इतना जाना जाता था? आज 2021 में जितना हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, क्या एंशियंट टाइम में भी इतना जाना जाता था? नहीं, एंशियंट टाइम में बहुत कम नॉलेज होगी। आप खुद पे लेके देखिए, आप लोग जब छोटे थे तो किसी ने बताया कि पृथ्वी गोलक, कई दिन तो दिमाग खराब रहा होगा, पृथ्वी गोल कैसे हो सकती है, चपटी है ये तो। किसी ने ये कहा होगा कि सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, आप कहेंगे बेवकूफ है, छोटा सा तो दिख रहा है ये।
मतलब जब आप बच्चे थे तब आप लोगों को ये चीजें मतलब मन में आती थी। ऐसे ही एंशियंट टाइम में ना तो इतनी जो है टेक्नोलॉजी थी, ना इतना सिस्टम जो है विकास हुआ था। एंशियंट टाइम में भी लोगों की फीलिंग ऐसी ही थी जैसे कि हमारी बचपन में थी। तो हम लोग इसके शुरू से लेके 2021 तक क्या क्या विचार रहे लोगों के ब्रह्मांड के बारे में, एक तो मैं ये बताऊंगा कि आज ब्रह्मांड क्या है। उससे पहले क्योंकि हिस्ट्री से भी आपका रिलेशन है तो हिस्ट्री भी पढ़नी जरूरी है। क्या ऐसा था लोगों का मानना प्राचीन काल में? शुरू में लोग क्या मानते थे कि ब्रह्मांड क्या है, बाद में फिर क्या मानना शुरू किया, फिर बाद में क्या, कैसे कैसे लोगों की धारणाएं बदली और आज ब्रह्मांड क्या है वहां तक पहुंचे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक बार हम एंशिएंट से लेके चलेंगे कि ब्रह्मांड के बारे में किस किस का क्या क्या विचार था। मतलब शुरू में लोग क्या मानते थे ब्रह्मांड को, जैसे जैसे विकास हुआ फिर क्या मानने लग गए ब्रह्मांड को। ये नोट कर लिया होगा सबने, है ना? सुनो जी, अब मैं आप लोगों को एक बार इसका इतिहास बता रहा हूं कि ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहले लोगों के विचार क्या थे। ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में लोगों के विचार क्या थे एक बार वो समझ लीजिए। एक व्यक्ति था, सबसे पहले एक एक बात को ध्यान से समझना। ये बात है 140 ईस्वी की। मैं आप लोगों को ले चला हूं बहुत पीछे, 140 ईस्वी में। ठीक है, थैंक यू मुनिस। चलो मैं ये कमेंट बाद में पढ़ूंगा, बहुत बड़ी कमेंट आपकी। एक बार देख लीजिए आप लोग, 140 एडी में एक नाम था टोलमी। क्या नाम है? टोलमी। टोलमी ने एक बात कही थी, सुनना इस बात को। अब देखो, प्राचीन काल में तो लोगों को पृथ्वी के बाहर की इतनी नॉलेज नहीं होती होगी। ठीक है, हम भी जब बचपन में थे हमें पृथ्वी से बाहर कुछ नॉलेज थी नहीं, आज खैर हमें पता लग गया चीजों का। तो टोलमी का मानना था 140 एडी में कि पृथ्वी से हमें जो भी दिखाई दे रहा है ना, जो भी दिखाई दे रहा है, तारे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, ये सब, इन सब का केंद्र पृथ्वी ही है। तो इसका मतलब सबसे पहले टोलमी ने बताया कि पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है। टोलमी का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। पूरे ब्रह्मांड का केंद्र कौन है? पृथ्वी है, ऐसा टोलमी का मानना था। भाई विजयपाल, आपके कमेंट में बाद में पढ़ूंगा भाई, ठीक है। इन पे मैं बाद में फोकस करूंगा, एक बार देख लीजिए। और ये मेरी लास्ट क्लास नहीं है, ध्यान से सुने। पृथ्वी यूनिवर्स का केंद्र है, ये बात सबसे पहले किसने कही थी? टोलमी ने। अब क्योंकि पृथ्वी को केंद्र मान लिया, इस थ्योरी को कहा गया जियोसेंट्रिक। क्या कहा गया? जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी? टोलमी ने दी थी। क्या था इसमें कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। आप खुद सोचिए, किसी जमाने में लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी पृथ्वी के बाहर की, तो ये समझा गया कि भाई पृथ्वी ही है सब कुछ, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, इस बात को हम लोग लंबे समय तक मानते रहे जी, इस बात को हम लोग लंबे समय तक मानते रहे, जियोसेंट्रिक चलती रही। आज तो खैर ये नहीं मानने में, लेकिन पूछा जाए अगर कि पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र किस थ्योरी ने माना था? जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी? टोलमी ने। उसके बाद इस बात को हमने माना 1543 तक। 1583 में एक नाम आया, कोपरनिकस।
क्या नाम है? कोपरनिक्स। कोपरनिक्स ने आकर के इस थ्योरी को चेंज कर दिया। कोपरनिक्स ने कहा, देखो कोपरनिक्स का मानना था कि वो एक बार नाव में जा रहे थे और जब वो नाव में जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि उनकी नाव चल रही है, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने देखा कि मुझे पेड़ जो है पीछे की तरफ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोपरनिक्स का दिमाग घूम गया। उसी हिसाब से उसने दिमाग लगाया कि हो सकता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में भी ऐसा हो। हमें सूर्य घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, पूर्व से निकल गया पश्चिम तक, हो सकता है पृथ्वी घूम रही हो। इसने नई थ्योरी दे दी। इसने कहा भाई टोलमी झूठ बोल रहा था, हम लोग अब तक ब्रह्मांड को ये मानते हैं ना कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। नहीं, इसने कहा सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी तो इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। बाकी सारे के सारे जितने भी आकाश में दिख रहे हैं ना हमें पिंड, अभी ग्रहों उपग्रहों के बारे में इतनी खोज नहीं हुई थी, वो सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो मतलब सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। ये थ्योरी किसने दी थी? कोपरनिक्स ने। किसने माना था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? पूरे ब्रह्मांड में सूर्य के चारों तरफ ही घूमी जाती है सारी चीजें। तो सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र, ये थ्योरी किसने दी? कोपरनिक्स ने। इस थ्योरी का नाम हुआ, सूर्य को कहा जाता है हेलियोसेंट्रिक। यहां जियो यानी पृथ्वी केंद्र है, यहां पर हेलियो यानी कि सूर्य केंद्र है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी? कोपरनिक्स ने। बात समझ में आ गई? ब्रह्मांड के बारे में 1543 में 43 में लोगों का मानना हो गया क्या कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। भाई सूर्य है सब कुछ, सारा सिस्टम इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन किसी को नहीं पता था इस बात में भी चेंज हो जाएगा। इस बात में चेंज हुआ 1805 में। 1805 में एक वैज्ञानिक है हर्शेल। क्या नाम है? हर्शेल। हर्शेल ने आकर के कहा कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। इसने बताया कि सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है बस, और सूर्य के जैसे अनेक तारों का समूह एक गैलेक्सी कहलाता है। इसने तो सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया आकर के। बताओ, टोलमी ने कहा पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, ठीक है। उसके बाद कोपरनिक्स ने कहा नहीं सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। इसने कहा सूर्य कुछ नहीं है, सूर्य तो महज एक तारा है, और सूर्य जैसे बहुत सारे तारों को मिलाकर के गैलेक्सी बनती है। तो ब्रह्मांड का केंद्र हुई गैलेक्सी। ब्रह्मांड में एक गैलेक्सी है, उसमें बहुत सारे तारे हैं, फिर तारों के पास अपने अपने ग्रह हैं। हर्शेल ने आकर के ये बात बता दी, ठीक है। जैसे गैलेक्सी है और गैलेक्सी में ही बहुत सारे तारे होंगे। हर्शेल के कारण हमें पता लग गया कि ये गैलेक्सी है। ब्रह्मांड की नई नई खोज हुई। शुरू में पता लगा ब्रह्मांड में पृथ्वी सब कुछ है, बाद में पता लगा नहीं सूर्य है, बाद में पता लगा नहीं सूर्य जैसे बहुत सारे तारे हैं, उनको मिलाकर के बनती है गैलेक्सी। अब यहां तक पहुंच चुके हम कि ब्रह्मांड में गैलेक्सी होती है, लेकिन किसी को नहीं पता था अभी कि गैलेक्सी भी एक नहीं होती। फिर एक नया वैज्ञानिक आया जिसका नाम है ये आया 1925 में, एडविन हब्बल। नए वैज्ञानिक का नाम क्या है? एडविन हब्बल। इसने कहा कि गैलेक्सी एक नहीं है, अनेक है। गैलेक्सी भी बहुत सारी हैं, और गैलेक्सी का ग्रुप मिलाकर के ही यूनिवर्स बनता है भाई। तो किसी ने कहा तुम कैसे कह सकते हो गैलेक्सी एक है? एक नहीं है, अनेक है। इसने कहा जो हमारी गैलेक्सी है, जो कि हर्शेल ने बता दी, इसके पड़ोस में एक गैलेक्सी है जिसका नाम है, पड़ोसी गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा, जिसको देवयानी कहा जाता है। हमारी जो गैलेक्सी है
उसका नाम है मिल्की वे, ठीक है, दुग्ध मेखला। हर्षेल ने कहा भाई एक गैलेक्सी है और कुछ नहीं है बस। इसने कहा गैलेक्सी एक नहीं और भी है, पड़ोस में रही, देखो एंड्रोमेडा। 1925 में एडविन हब्बल ने आकर के बात क्लियर कर दी, भाई ब्रह्मांड है ना बहुत सारी गैलेक्सी से मिलकर बना है, हर गैलेक्सी में बहुत सारे तारे हैं, हर तारे को हम सूर्य कहेंगे और उस हर तारे का अपना परिवार, अपना प्रकाश, सब कुछ होता है। बात समझ में आ गई? अब पता लगा ब्रह्मांड क्या है। अब सुनो मेरी बात, आप यहां से उड़ना शुरू कर दो, आप देखेंगे जैसे ही कि आपके सामने पृथ्वी दिखाई दे रही है, आप उस चीज को फिर थोड़ा सा और बड़े लेवल पे देखो कि पृथ्वी के इधर भी आपको ग्रह दिखाई दे रहे हैं, इधर भी ग्रह दिखाई दे रहे हैं, 2 ग्रह इधर दिखाई दे रहे हैं और बाकी इधर दिखाई दे रहे हैं। फिर आप देखेंगे 8 के 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। फिर आप देखेंगे सूर्य बहुत बड़ा है। फिर आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर जाके कि सूर्य जैसे भी बहुत सारे सूर्य हैं। फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, आपको दिखेगा उन सभी सूर्यों को मिलाकर के, स्टार को मिलाकर के बनती है एक गैलेक्सी। आपको एक गैलेक्सी दिखाई दे रही है, बहुत सारे तारों का समूह। फिर आप और ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा गैलेक्सी भी छोटी हो गई, बहुत सारी गैलेक्सी हैं, उन सब को मिलाकर के बना यूनिवर्स, ब्रह्मांड। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब मेरा कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड ये है जी, ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं और हर गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं, हर तारे का अपना परिवार है। अब आप देखो पृथ्वी की क्या वैल्यू है वहां पर। कब जियोसेंट्रिक थ्योरी दी गई थी और आज पता लग गया कि जियोसेंट्रिक थ्योरी तो कुछ भी नहीं है, ब्रह्मांड में पृथ्वी की कोई जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? यहां तक का कंसेप्ट अगर किसी को समझ में ना आया हो तो मुझे बताओ जी एक बार। आप मुझे बताइए यहां तक, मतलब ब्रह्मांड के बारे में सारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं, कि ब्रह्मांड क्या है, क्या समझा जाता था, आज क्या है, किस किस ने किस चीज बात की खोज की। बात समझ में आ गई ना? एक एक बात तरीके से बताइए मुझे। – 1925 में एडविन हब्बल आया। हब्बल ने कहा गैलेक्सी एक नहीं है, और भी गैलेक्सी हैं। ठीक है, तो उन गैलेक्सी के ग्रुप को ही यूनिवर्स कहेंगे। हमारे पड़ोस की गैलेक्सी है जो कि हमसे 2.2 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। कितनी दूर है? 2.2 करोड़ प्रकाश वर्ष। मेरी बातें समझ में आ गई ना आप लोगों को? बताइए किस किस को समझ में आ गया ये? कोई दिक्कत? पड़ोस की गैलेक्सी का नाम है जी एंड्रोमेडा, देवयानी। अब देखो ये हमसे दूर है 2.2 करोड़ प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा, एक बार इसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, 2.2 करोड़ प्रकाश वर्ष हमसे दूर है ये मैं बताऊंगा कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। ये बात आपको समझ में आ गई ना? सबसे पहले देखो 140 एडी में टोलमी ने आकर के पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र, ये बात कहलाई जियोसेंट्रिक। 1543 में कोपरनिकस ने आकर के बताया नहीं, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र, ये बात कहलाई हेलियोसेंट्रिक। और 1805 में हर्षेल आया, नहीं सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सूर्य तो एक तारा है, उन सब तारों को मिलाकर के गैलेक्सी बनती है, एक गैलेक्सी है ब्रह्मांड में। हब्बल ने आकर के बताया गैलेक्सी एक नहीं है, गैलेक्सी बहुत सारी है, पड़ोस वाली का नाम है देवयानी या फिर एंड्रोमेडा, 2.2 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है हमसे। ये बात समझ में आ गई? अब फाइनल स्टेटमेंट हब्बल ने दिया है कि एक्चुअल में यूनिवर्स क्या है। समझ में आ गया ना? अब देखो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में जो ब्रह्मांड है उसके बारे में जानकारी किसने दी थी, ऑप्शन में ये सारे मिलेंगे। तो वर्तमान का ब्रह्मांड तो देखो सारा कुछ मिला करके, और ये बात किसने कही थी? एडविन हब्बल। अच्छा ये पूछ लिया जाए पड़ोस की
गैलेक्सी की खोज किसने की थी? 1925 में एडविन हब्बल ने। बात समझ में आ गई? ये बात तो तब है जब कनिष्क का वंश था। ये बात कब की है? 1543 शेरशाह सूरी के समय की बात है। 1805 ये बात कब की है? ये मुगलों का पतन जब हो रहा था तब की बात है। ये अकबर द्वितीय के समय की बात है और ये बात अंग्रेजों के समय की बात है। कोई दिक्कत आ गई ना समझ में? अब हम चलते हैं आगे। हमें ब्रह्मांड के बारे में पता लग गया। हाँ जी, हो गया ना? चलिए, कहाँ चले गए आप लोग? चाय पीने चले गए क्या सुबह सुबह? चलिए जी, साफ कर सकता हूं ना मैं? अब देखो आगे। आई होप कि आप लोगों को यह भी हिस्ट्री की तरह समझ में आ रहा होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी शक्ल देख के ये लगेगा कि ये तो बस बाबर ही पढ़ा सकता है। अब सुनो, यूनिवर्स का तो हमें पता लग गया क्या है, कैसे बना होगा फिर ये यूनिवर्स। कैसे बना होगा यूनिवर्स? इतना खूबसूरत जो ब्रह्मांड बन गया जिसमें बहुत सारी गैलेक्सी, हर गैलेक्सी में तारे और फिर हर तारे का अपना परिवार। ठीक है, सुनो मेरी बात। फाइनली ब्रह्मांड क्या है? देखो जी, ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सी हैं। गैलेक्सी यानी आकाश गंगाएं, आकाश गंगा। बहुत सारी आकाश गंगाओं को मिलाकर के बना ब्रह्मांड। हर आकाश गंगा में, मतलब ब्रह्मांड में करीब करीब 100 अरब गैलेक्सी हैं। हर गैलेक्सी में हर आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। हर तारे का अपना परिवार है और फिर उसके परिवार में ग्रह उपग्रह वो सब है। तो आप देख लीजिए, सूर्य तो महज एक तारा है जो कि एक गैलेक्सी के 100 अरब तारों में से है और गैलेक्सी भी 100 अरब है। बात समझ में आ गई? यूनिवर्स क्या है? कोई दिक्कत? अच्छा, सरप्राइज हो गया। अभी तो कुछ नहीं है, और सब्जेक्ट में घुसूंगा और भी सरप्राइज हो जाएगा फिर। ठीक है, देखो जी, क्योंकि देखो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों का आपस में कनेक्शन है और मुझे लगता है कि इनमें से एक सब्जेक्ट का टीचर तीनों पढ़ा सकता है। तीनों का आपस में लिंक है। ठीक है, देखो जी, ब्रह्मांड के बारे में पता तो लग गया, लेकिन ये ब्रह्मांड बना कैसे था ये भी हमें देखना है। ठीक है, सुनो मेरी बात। अब इसकी खोज के लिए कि ब्रह्मांड कैसे बना होगा, इस बात को ध्यान से समझना आप लोग। एक एक बात सब बताएंगे, बिग बैंग थ्योरी, लेकिन एक बार समझेंगे क्या सिस्टम है। 1925 तक पहुंच गए थे। 1960 से 70 के दशक में एक वैज्ञानिक है जॉर्ज लेमेंटर। लूसेंट पढ़ने वाले इसको लेमेत्रे बोलेंगे। ठीक है, लेमेत्रे लिखा हुआ है ना उसमें, और सब लेमेत्रे पढ़ रहे हैं। इसका नाम है जॉर्ज लेमेंटर। ठीक है, जॉर्ज लेमेंटर ने इस पे ध्यान दिया कि सबने ये बता दिया कि भाई ब्रह्मांड ये है, मैं बताऊंगा कि ब्रह्मांड बना कैसे था। जॉर्ज लेमेंटर ने ब्रह्मांड की खोज के लिए कि कैसे बना, उत्पत्ति के लिए एडविन हब्बल की बात को फॉलो किया। सुनो मेरी बात, 1925 में एडविन हब्बल ने, इस बात को ध्यान से समझना, एडविन हब्बल ने क्या कहा था कि गैलेक्सी एक नहीं है, गैलेक्सी और भी है, और समय समय पर सारी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। सारे आकाशीय पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, फैलाव हो रहा है निरंतर इनमें। जैसे मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है, पड़ोस वाली का नाम है देवयानी, एंड्रोमेडा।
एंड्रोमेडा हमसे धीरे धीरे दूर होती जा रही है। तो एडविन हब्बल ने साथ में यह स्टेटमेंट दी थी कि एक गैलेक्सी हमेशा दूसरी गैलेक्सी से दूर होती जा रही है, मतलब इसमें निरंतर सारे के सारे पिंड फैलते हुए जा रहे हैं, निरंतर जो है फैलाव हो रहा है, लगातार फैलाव हो रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मान लो एक पिंड यहां पर है, दूसरे का नाम है बी। इस बात को ध्यान से समझना। आज अगर हम बात करें 2010 में ये दोनों 5 किलोमीटर थे, 2020 में ये हो गए 6 किलोमीटर। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है दूरी बढ़ती जा रही है, एक दूसरे से दूर फैलते जा रहे हैं। जॉर्ज लेवेंटर ने कहा एक काम करो, इसी चीज को रिवर्स कर दो, उल्टा गियर लगा दो। रिवर्स कर दो मतलब समय घटाते जाओ, मतलब ये चीजें एक दूसरे के पास आती जाएंगी। समझ में आ रही है ना? सारी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जाती हुई जा रही है। रिवर्स कर दो इसको, मतलब किसी जमाने में ये एक दूसरे के पास रही होंगी, इतना पास रही होंगी कि सब एक गोले में सिमट कर रहेंगे होगी। समझ में आ गई बात? जॉर्ज लेवेंटर की बात क्लियर हो गई। जॉर्ज लेवेंटर ने कहा ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, सुनो मेरी बात। अरबों साल पहले एक अग्नि पिंड हुआ करता था, एक आग का गोला हुआ करता था। ठीक है, यह है अग्निपिंड। अरबों साल पहले एक आग का गोला हुआ करता था और इस गोले में एकदम से विस्फोट हो गया। क्या हो गया? विस्फोट। जैसे ही विस्फोट हुआ, समय बढ़ता गया और नई नई चीजें बनती गई। सुनो मेरी बात। सबसे पहले था ये गोला, गोले में जैसे विस्फोट हुआ, कुछ समय बाद इस आग के गोले के बादल बने। क्या बने? गैसों के बादल, जिनको कहा जाता है निहारिका। देखो एक एक बात बताऊंगा मैं आप लोगों को। सबसे पहले विस्फोट होने के बाद क्या बने? गैसों के बादल बन गए। जो गैस इकट्ठी थी बादल बन गए, निहारिका कहा गया। इनको इंग्लिश में नेबुला भी कहा जाता है, नेबुला। ठीक है, तो ये बने जी निहारिका बादल। समय बीतता गया, इन बादलों से ही बनी गैलेक्सी। कालांतर में समय बीतने के बाद इन्हीं बादलों से बनी क्या? गैलेक्सी। ये मैं जॉर्ज लेवेंटर का नाम बाद में लिख दूंगा, एक बार देख लीजिए। गैलेक्सी बन गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, हर गैलेक्सी में स्टार बनने शुरू हो गए, तारों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, तारों से प्लैनेट बनने शुरू हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्लैनेट से सैटेलाइट बनने शुरू हो गए। सबसे पहले ब्रह्मांड में जैसे ही इस गोले में विस्फोट हुआ, निहारिकाएं बनी, बादल बने, फिर गैलेक्सी बनी। बादलों से वो बादल सिमटने लग गए। गैलेक्सी से फिर तारों का निर्माण शुरू हुआ, तारों से फिर प्लेनेट बनने शुरू हुए। मान लो एक तारा बन गया, शुरू में ये एक बादल था, निहारिका थी। इस बादल के फिर अलग अलग टुकड़े हो गए, इसमें तारों ने जन्म लिया। फिर हर तारे के बाहर जो हवा घूम रही थी, जो गैस थी, उस गैस से धीरे धीरे प्लेनेट बनने शुरू हुए, ग्रह बनने शुरू हुए, फिर उपग्रह बनने शुरू हुए। आज भी ये प्रोसेस जारी है और जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये घटना है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। कैसे हुआ? विस्फोट होने के कारण। विस्फोट को इंग्लिश में कहा जाता है बैंग, और विस्फोट इतना बड़ा था इसलिए इसको कहेंगे बिग बैंग। समझ में आ गई? बिग बैंग थ्योरी क्यों कहा जाता है ब्रह्मांड के बारे में? एक विस्फोट हुआ था, उससे जो है ब्रह्मांड बना है। समझ में आ गई? ये थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लेवेंटर ने। जॉर्ज लेवेंटर। मुझे एक बार ये बताइए, क्या आप लोगों को बिग बैंग थ्योरी क्लियर है? बिग बैंग थ्योरी क्या थी? मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा डिटेल में करवा पाऊंगा मैं। ये बिग बैंग थ्योरी की उत्पत्ति हुई है एडविन हब्बल की बात के कारण। एडविन हब्बल ने कहा था दूर जा रही है तो भाई रिवर्स कर दो, पास आएंगे। हाँ जी, अगली क्लास मेरी 21 वाले में है।
बताइए किसी को दिक्कत है क्या? क्लियर दिखाई नहीं दे रहा? समझ तो आ गया होगा ना? दिखाई चाहे ना भी दे। एक एक बात क्लियर है? स्टैटिक जीके वाले जितने लोग भी यूट्यूब पर नहीं जुड़े हैं वो यूट्यूब पर जुड़ जाएंगे। थोड़े बड़े लिख दूंगा भाई अब की बार, ठीक है? आ गया क्या समझ में? सैटेलाइट के बाद क्या पॉइंट लिखा है? ये तो वैसे एग्जांपल दिया था मैंने। सैटेलाइट के बाद है बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई थी? बिग बैंग थ्योरी से हुई थी। मतलब जो मैं समझाना चाह रहा था, एक तो देखो हम रट्टा मारे बिग बैंग थ्योरी बस, एक हम इस बात को एक्चुअल समझें कि क्या हुआ था। मैं बताया हब्बल ने कि एक दूसरे से दूर फैलती जा रही है तो उसको रिवर्स कर दो, पास आएंगे, मतलब किसी जमाने में वो महज एक गोले में थी सीमित, उसमें विस्फोट हुआ था, उसके बावजूद ये आज तक फैलती हुई जा रही है। ठीक है? हो गया ना? अब चलो जी आगे। देखो जी, ब्रह्मांड के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, यहां पर कुछ नाम आए, फटाफट से एक बार देखिए, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। आज हमें यह भी पता लग गया कि ब्रह्मांड कहां तक फैला हुआ है, क्या सिस्टम है। खैर ये तो नहीं बता पाएंगे कहां तक फैला हुआ, बहुत आगे तक है। एडविन हब्बल वहां तक कैसे पहुंचा जी? सिर्फ साइंस के कुछ फैक्ट देख करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये लोग आइडिया लगाते हैं। देखिए जी, सबसे पहले 140 नाम है टोल्मी, उसके बाद 1543 कोपरनिकस, 1805 हर्सेल, 1925 हब्बल, 1960 से 70 के बीच लेमेंटर। ठीक है? यहां पर बताया गया पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, उसके बाद एक गैलेक्सी है, गैलेक्सी बहुत सारी है, और ब्रह्मांड कैसे बना, ये सारा सिस्टम हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो, जब मैंने एडविन हब्बल बताया था तब एक नया वर्ड आपके सामने आया था, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। ठीक है? और वो प्रकाश वर्ष क्या होता है हम लोग वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है? प्रकाश वर्ष क्या होता है हम लोग उसको देख लेते हैं, क्या होता है जी। देखिए जी, प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है हमेशा। ठीक है? देखो ये बात भी आप लोगों ने समझ तो रखी होगी, लेकिन मैं एक बार बता देता हूं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, प्रकाश वर्ष कैसी यूनिट है? प्रकाश वर्ष कैसी यूनिट है? ये दूरी मापने की यूनिट है। कैसी यूनिट है? दूरी मापने की। प्रकाश वर्ष प्रकाश या ऊष्मा मापने की यूनिट नहीं है, दूरी मापने की। जैसे हम पृथ्वी पर दूरी मापते हैं किलोमीटर में,
आकाश में दूरी किलोमीटर में नहीं मापी जाती है, आकाश में दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है कि ये इतना प्रकाश वर्ष दूर है। अब मैं आपको समझा रहा हूं प्रकाश वर्ष क्या होता है, ठीक है। सुनो जी, एक बार आप लोग बताना जिसको पता है इसकी यूनिट क्या है, मतलब प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है। आप लोग पॉइंट में बताएंगे, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बताऊंगा एक्चुअल, ठीक है। चलो देख लीजिए एक बार, व्हाट इज लाइट ईयर। सूर्य 3 लाख किलोमीटर, वेरी गुड। पृथ्वी, अच्छा बस अब कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, आप लोग इस पे फोकस कर लीजिए, एक बार में ही आपको क्लियर हो जाएगा कि लाइट ईयर क्या है। देखो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है ना वो 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर मैं बात करूं सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। आप सोचिए सूर्य के प्रकाश को 15 करोड़ किलोमीटर चलने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड। तो इस हिसाब से क्या आप लोग सूर्य के प्रकाश की स्पीड बता सकते हैं? बिल्कुल, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सूर्य का प्रकाश 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड चलता है जी। मोहित रोहिला जी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेकिन आप लोगों में ये क्लियर बता दूंगा क्या होता है, ठीक है। सुनो जी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड सूर्य का प्रकाश इतनी स्पीड से चलता है कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर कवर करता है, तब जाके ये 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। हमें सूर्य के प्रकाश की स्पीड पता लग गई। सनलाइट की स्पीड का हमें पता लग गया 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो यूनिट का नाम क्या है, लाइट ईयर। समझना इस बात को, भाई सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर कवर कर लेता है, 1 साल में कितना कवर करेगा, वो होगा 1 लाइट ईयर। सोचिए, तो दिमाग खराब करने वाली बात है। भाई सनलाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा रही है, 1 साल में कितना दूर जाएगी, हमें 1 साल के सेकंड निकालने पड़ेंगे। उसके लिए बड़ा सिंपल सा है जी, सेकंड कितने होते हैं 60, कैलकुलेटर उठा लो साथ में। सेकंड कितने होते हैं 60, मिनट कितने होते हैं 60, ठीक है। 3600 सेकंड हो गई 1 घंटे में। घंटे कितने होते हैं 24, दिन कितने होते हैं 365। तो क्या मान सकता हूं कि ये 1 साल के सेकंड आ गए? भाई 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, 1 घंटे में 3600 हो गए, 1 घंटे के सेकंड निकल गए, फिर 24 घंटे के निकाले हमने 24 से गुना करके, 24 घंटे यानी 1 दिन के निकल गए। पूरे साल में दिन कितने होते हैं 365, 365 दिन के निकालेंगे तो सेकंड आएंगे 3 करोड़ 15 लाख 36 हजार। ये हमारे पास सेकंड आए हैं 3 करोड़ 15 लाख 36 हजार, 1 साल के सेकंड है। अब सुनिए, दिमाग खराब करने वाली बात तो ये है, सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में जाता है 3 लाख किलोमीटर। इतने सेकंड अगर दौड़ा दिया जाए 3 करोड़ 15 लाख 36 हजार, तो इसका मतलब है 3 करोड़ 15 लाख 36 हजार को 3 लाख से गुना कर दो। यूनिट पता है कितनी आएगी? कैलकुलेटर भी नहीं बता पाएगा, लेकिन यूनिट है 946080000000। इतना किलोमीटर बराबर है 1 लाइट ईयर। आप सोचिए, 1 प्रकाश वर्ष बराबर है इतना किलोमीटर। 94, अब इसको लिखने का तरीका ये होता है 9.46, 9.46 लिखा, गुणा में यहां पर कितने अक्षर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 की पावर 12 ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है।
किलोमीटर के हिसाब से लिखें, लेकिन अगर इसको लिखें 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर, लिखा हुआ मिलेगा आपको ऐसे, प्रॉपर वैल्यू है ये। अब सोचिए सूर्य का प्रकाश एक साल में इतना जाता है, यानी कि ये एक प्रकाश वर्ष दूर है। अब याद करो वो बात, एडविन हबल ने क्या कहा था, हमारी पड़ोसन देवयानी हमसे कितना दूर है, 2.2 करोड़ प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष तो सहन नहीं हो पा रहा, 2.2 करोड़ प्रकाश वर्ष, और उसके बाद ये कह रखा है कि ये सबसे नजदीक है। अगर सबसे नजदीक वाले इतनी दूर है तो दूर वाले कितनी दूर होगी, सोचिए आप लोग। लाइट ईयर में किसी को दिक्कत है क्या, बताइए। ये है जी प्रकाश वर्ष, बताइए कोई समस्या है तो। अच्छे से समझ में आ गया ना, क्लियर है। दूरी वाला रिपीट कर दो। देखो भाई, प्रकाश वर्ष कैसे यूनिट है, दूरी मापने की यूनिट है। सूर्य का प्रकाश 15 करोड़ किलोमीटर तक पहुंचना है इसको, पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंच जाता है। इसका मतलब इसकी स्पीड क्या है, स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। हमें सूर्य का प्रकाश एक साल तक चलाना है, एक सेकंड में 3 लाख, एक साल तक छोड़ दो, कहा जाएगा वो एक प्रकाश वर्ष है। एक साल के सेकंड निकाल लेंगे हम, 60 गुना 60 यानी कि एक घंटे के सेकंड गुना 24, एक दिन के सेकंड गुना 365, एक साल के सेकंड, 3 करोड़ 15 लाख 36 हजार सेकंड आ गए। इतने सेकंड एक साल में होते हैं। तो सूर्य का प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है, एक साल तक कैसे जाएगा, 3 लाख से गुना कर दो, 3 करोड़ 15 लाख 36 हजार को वैल्यू आएगी 946080000000। इसी को हम लिखते हैं 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 किलोमीटर। बात समझ में आ गई क्या। ऑप्शन में दोनों आ जाए तो भाई मेरी बात सुनो, यहां पर किलोमीटर लिखा हुआ है तो 12 लिख दो, मीटर लिखा हुआ है तो 15 लिख दो, दोनों ही सही हैं, ठीक है। दोनों आएंगे नहीं ना ऑप्शन में, लेकिन दोनों ही सही हैं। कंफ्यूज करेगा ये, 12 और 15 लिखा होगा, दोनों पे किलोमीटर लिखा होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। कोई दिक्कत किसी को। दोनों ऑप्शन में होंगे अगर, तो दोनों पे सेम लिखा होगा, किलोमीटर या फिर मीटर, दोनों पे होगा, इसमें फर्क है। अगर किलोमीटर लिखा हुआ है तो 12 आएगा, मीटर लिखा हुआ है तो 15 आएगा। आपको ये ध्यान रखना है, एक अक्षर का फर्क है बस। हो गया ना। चलिए जी, अब चलते हैं आगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे लाइट ईयर क्या है। अब देखिए गैलेक्सी पे पहुंचते हैं। सबसे बड़ी यूनिट तो गैलेक्सी है ना ब्रह्मांड में। गैलेक्सी यानी आकाश गंगा। किसको बोलेंगे, तारों के समूह को। तारों के समूह को गैलेक्सी बोलेंगे, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ब्रह्मांड में
100 अरब गैलेक्सी हैं। ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी हैं? 100 अरब गैलेक्सी हैं। अब देखो, गैलेक्सी दो प्रकार की होती हैं। इनकी अगर मैं शेप की बात करूं, इनकी शेप, आकृति दो प्रकार की होती है। या तो मिलती है ये सर्पिलाकार, या मिलती है दीर्घवृत्ताकार। सर्पिलाकार या फिर दीर्घवृत्ताकार। हाँ जी, ब्रह्मांड की आयु भी होती है, ब्रह्मांड की नहीं होती, सॉरी, सूर्य की होती है। सर्पिलाकार या फिर दीर्घवृत्ताकार। सर्पिलाकार तो मतलब ऐसे सांप के आकार में ऐसे, दीर्घवृत्ताकार मतलब ऐसे, ठीक है। तो मैक्सिमम गैलेक्सी वो है सर्पिलाकार है। हम हमारी गैलेक्सी की बात करते हैं। इन 100 अरब में से हमारी गैलेक्सी का नाम है, हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे, दुग्ध मेला या फिर दुग्ध मेखला, ठीक है। हमारी गैलेक्सी का नाम है, और हमारी गैलेक्सी किस शेप में है? सर्पिलाकार है, यानी कि स्पाइरल शेप में है। हमारी गैलेक्सी किस शेप में है? स्पाइरल में है, ठीक है। हमारी गैलेक्सी की बात करें अगर, तो इस गैलेक्सी का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इसका व्यास कितना है? 1 लाख प्रकाश वर्ष। हम हमारी गैलेक्सी की बात कर रहे हैं। हमारी गैलेक्सी में ही मिल्की वे में मिल्की वे में 100 अरब तारे हैं। हमें अपना तारा पढ़ना है जी, लेकिन अपने तारे के अलावा 2 तारे और फेमस हैं। 100 अरब तारे हैं, जिनमें एक फेमस है साइरस। हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला तारा। हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। मंदाकिनी का मतलब भी यही है जी, गैलेक्सी। एक है डॉग स्टार, सॉरी डॉग स्टार इसी को बोलते हैं, साइरस को ही। साइरस का ही दूसरा नाम है डॉग स्टार। एक तारे का नाम है प्रोक्सिमा। प्रोक्सिमा, प्रोक्सिमा जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक तारा है प्रोक्सिमा, और ये हमसे करीब 4.3 लाइट ईयर दूर है सूर्य से। और फिर हो गया सन, सूर्य, ठीक है। देखो जी, हम गैलेक्सी की बात करें, तारों का समूह होता है, जो आकाशगंगा भी बोलते हैं। यूनिवर्स में 100 अरब गैलेक्सी, जिसमें से सर्पिलाकार की होती हैं, कुछ दीर्घवृत्ताकार होती हैं। हमारी जो गैलेक्सी उसका नाम है मिल्की वे, पड़ोस वाली का नाम है देवयानी। हमारे वाली गैलेक्सी सर्पिलाकार है, जिसका व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। इसमें भी 100 अरब तारे हैं, जिनमें से कुछ फेमस तारे। एक तारे का नाम है साइरस या फिर डॉग स्टार, जो कि सबसे चमकीला तारा है हमारी गैलेक्सी का। एक है प्रोक्सिमा, जो कि हमारे सबसे नजदीक है सूर्य से, और एक है सूर्य। जब सूर्य को पढ़ेंगे तो सूर्य का तो पूरा का पूरा सिस्टम कहलाएगा सोलर सिस्टम। आकाश कुमार जी, मेरा यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल है। विजय शर्मा हिस्ट्री। देखिए, ये बात समझ में आ गई। ये मैंने अपनी गैलेक्सी के बारे में बताया है। अब हम चलेंगे आगे हमारे सन के पास, सूर्य के पास। और सूर्य जो है इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, और इसको अलग से पढ़ना है तो वो चैप्टर कहलाएगा सोलर सिस्टम।
यूनिवर्स आपका कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर आएगा इसी में, इसका नाम है सोलर सिस्टम। मुझे एक बार ये बता दीजिए कि आप लोगों को ज्योग्राफी का ये मेरे द्वारा करवाया गया पहला लेक्चर समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हुई हो तो भी बताइए। प्रोक्सिमा है 4.3 प्रकाश वर्ष दूर। बताइए एक बार कमेंट करके। कुछ दिन छोटे बड़े इसी की वजह से होते हैं क्या? नहीं, ये भी मैं बताऊंगा, वो पृथ्वी की गतियां होती हैं, वो पृथ्वी की गतियां होती हैं, अलग से पढ़ेंगे उनको। आकाश शर्मा, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्लासेस हो चुकी है पहले भी। इक्कीस वाले बैच में 33 नंबर क्लास चल रही है, कैसे पॉसिबल है? मेरी क्लास तो 9 बजे शुरू होगी। आ गया ना समझ में सबको? चलो भाई, मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि सबको आ गया समझ में। ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बहुत जल्द, जुड़े रहेंगे हम लोग। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।